वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी यार। अक्सर किसी के माइंडसेट, उसके सोचने का तरीका, उसकी डिसीजन वगैरह को भांपने के लिए यस और नो क्वेश्चंस की मदद ली जाती है। मतलब वो क्वेश्चंस जिनके जवाब सिर्फ यस या नो में देना होता है। और ये मेथड आपको ये भी पता होगा कुछ साइकियाट्रिस्ट भी यूज करते हैं। अंत में कितने यस कितने नो मिले, इसके आधार पर उस इंसान का पता चल पाता है कि वो एक सिचुएशन में किस तरह डिसाइड करता है और किस आधार पर वो कुछ डिसीजन लेता है। तो आज की मूवी के दौरान हम आपकी डिसीजन मेकिंग को टेस्ट करने जा रहे हैं। मूवी एक्सप्लेनेशन के बीच में हम आपसे अलग अलग टाइम पर आपसे टोटल 3 सवाल करेंगे और उन सवाल को सुनकर आपको वीडियो को थोड़ा पॉज करना है और उस सवाल का जवाब सिर्फ यस या नो करके कमेंट्स में बताना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 2 या 3 डालकर उसके आगे यस या नो लिखना है। फिर मूवी के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करने वाले इंसान हैं और किस आधार पर आप कुछ भी डिसाइड करते हैं। तब आप जान पाएंगे कि आप किस कैटेगरी में फिट होते हैं। तो चलिए आज की इस खतरनाक फैमिली मूवी को देखते हैं जो कि 2024 में रिलीज हुई, जिसका नाम है स्पीक नो इविल। एंड हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और एंड तक जरूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत होती है रात के अंधेरे में, जब एक कार टेढ़ी मेढ़ी चल रही होती है और जैसे तैसे वो एक होटल के सामने आकर रुक जाती है। कट करके सुबह दिखाते हैं कि उस होटल के स्विमिंग पूल के पास एक कपल बैठे हुए हैं। अब आप ये देख रहे हैं, ये है लूसी और ये है उसका पति, यानी मूवी का हीरो बेन और लूसी है अपनी हीरोइन। इनकी बेटी एग्नेस पानी में खेल रही होती है। तभी एक आदमी आकर पूछता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं ये बेंच यूज कर सकता हूँ? दरअसल उस बेंच को इनकी बेटी एग्नेस यूज कर रही थी और उसके कपड़े टॉवल सब उसी के ऊपर पड़े हुए थे। अब यहाँ पर बेन की जगह अगर आप होते तो इस आदमी को बेंच देते या कह देते कि नहीं, हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारी बेटी इसे यूज कर रही है। कर दीजिए ना यार पॉज करके कमेंट में अपना क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर उसका आंसर यस या नो जरूर लिखिएगा। एंड आखिर में पता चलेगा कि एक मामूली से यस और नो से क्या क्या बदल सकता है। दोस्तों सीरियसली कह रहा हूँ, अगर लिख दिया हो तो चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर बैन यस कहता है और वो आदमी उस बेंच को लेकर अपनी वाइफ और बेटी के पास जाकर बैठ जाता है। वो अपने बेटे को बुलाता है और दोनों स्विमिंग पूल में खेलने लग जाते हैं। उसी रात होटल के सारे गेस्ट्स एक साथ बैठकर डिनर करते हैं जैसे कि वो एक फैमिली हो। तब वो आदमी जिसने बैन से बेंच मांगा था वो उठकर कहता है कि मेरा नाम डॉक्टर पैट्रिक है। कल रात इस जगह को ढूंढने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी और जैसे तैसे हम यहाँ पर बड़ी मुश्किल से आधी रात को पहुंच गए थे। अगर मेरी वजह से आपको कोई डिस्टर्बेंस हुआ हो तो प्लीज माफ कर दीजिए। वैसे हम सब एक दूसरे के लिए अजनबी जरूर हैं, लेकिन हम सब किसी न किसी तरह से खुशी की तलाश में यहाँ पर आए हैं, राइट? और जब हम इसी होटल में साथ में हैं तो एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। क्या सोचते हो? अब उसकी बातें सभी को पसंद आ जाती है। डिनर के बाद उनके लिए एक ड्रामा प्ले किया जाता है। उसमें एक ट्रेजिक सीन होता है जिसको देखकर बैन की आंखें बिल्कुल नम हो जाती है। इस कदर नरम दिल है ये बेचारा। चलिए आगे चलते हैं। इसकी सीट से थोड़ा आगे पैट्रिक और उसकी वाइफ कैरन बैठे होते हैं। पैट्रिक मुड़कर बैन को देखकर स्माइल करता है और जाहिर सी बात है एक नॉर्मल इंसान की तरह बैन भी स्माइल करता है बल्कि। फिर दोनों अपने वाइन ग्लास को उठाकर चीयर्स करते हैं। सब कुछ बढ़िया होता है। अब उस रात बैन, लुइस और एग्नेस सोए होते हैं। अचानक बैन की नींद खुल जाती है और उठकर वो बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। तभी गेट पर कोई खड़ा दिखता है, लेकिन दोबारा देखने पर वहाँ पर कोई नहीं होता। अगली सुबह वो लोकल मार्केट में घूमने जाते हैं। एग्नेस को उसका रैबिट टॉय चाहिए, लेकिन पता नहीं उसने वो कहाँ छोड़ दिया था। बेचारा बैन उन सारी जगहों पर जाकर ढूंढता है जहाँ से ये लोग होकर आए थे और मार्केट पहुंचे थे। यहाँ तक कि वो कुछ लोगों से भी उस रैबिट के बारे में पूछता है। सच में यार बहुत ही प्यारा पिता है जो अपनी बेटी के लिए एक मामूली टॉय के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, एंड दैट्स ग्रेट। आखिर एक फोर्ट की दीवार पर रैबिट टॉय मिल ही जाता है। जब वो उसे लेकर वापस आता है तो पैट्रिक और उसकी वाइफ लुइस से बातें कर रहे होते हैं। वो फॉर्मली एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। पैट्रिक का बेटा एबेल एकदम चुप रहता है और स्माइल भी नहीं करता। पैट्रिक कहता है, ये जरा संकोचिए, आप बुरा मत मानिए प्लीज, कुछ दिन में ये आपके साथ भी अच्छा घुल मिल जाएगा। उसके बाद ये सभी मिलकर एक रेस्टोरेंट में जाकर मस्त खाना खाते हैं। लुइस तो फिश के अलावा कोई नॉनवेज नहीं खाती। एबेल बड़ी अजीब तरह से खा रहा होता है जैसे उसे किसी ने खाना सिखाया ही नहीं। उसी रात होटल में डिनर के दौरान फिर एक बार इन दोनों कपल्स की बातें होती है और दोनों फ्रेंडली हो जाते हैं। पैट्रिक कहता है, नेदरलैंड्स के एक छोटे से गांव में मेरा अपना घर है। जंगल के बीचों बीच बड़े शांत माहौल में रहते हैं हम। आप कभी वहाँ पर जरूर आइएगा। एंड ये लोग भी फॉर्मेलिटी के वास्ते कह देते हैं, हाँ जरूर आएंगे, जरूर आने का ट्राई करेंगे। बल्कि कुछ दिन इटली में वेकेशन के बाद ये लोग अपने देश डेनमार्क वापस आ जाते हैं। इसके कुछ दिन के बाद पैट्रिक का इनको एक लेटर आता है कि समर हॉलीडेज में इटली में हमारी मुलाकात हुई थी, याद है आपको? किसी वीकेंड में आइए हमारे घर, आपके परिवार से फिर मिलकर हमें बहुत खुशी होगी। बैन खुश हो जाता है कि यार ये आदमी तो सीरियसली बुला रहा है, एक ही वीकेंड की तो बात है, चलो हो के आ जाते हैं। पर लुइस कहती है, अरे जरा सोचो ना, हम तो उनको ठीक से जानते भी नहीं, ऐसे में उनके घर जाकर वीकेंड बिताना मुझे सही नहीं लग रहा है। और थोड़ा एग्नेस की बात कर लेते हैं। वो स्कूल में डांस, गाना और भी कई सारी एक्टिविटीज में नंबर 1 पर होती है।
बेन और लुइस उसके टैलेंट को लेकर काफी प्राउड होते हैं। आखिर यार माँ बाप का बच्चा इतना बढ़िया कर रहा हो तो प्राउड तो होना बनता ही है। फिर बेन लुइस को कन्विंस कर ही लेता है कि चलते हैं ना यार, एक ही वीकेंड्स की तो बात है, निकलते हैं ना नेदरलैंड्स के लिए। और फिर इनका प्लान हो जाता है सक्सेसफुल। वहाँ पर ये बड़ी मुश्किल से पैट्रिक के घर का पता लगा भी पाते हैं, जो सच में जंगल के बीच होता है। ये लोग उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेके जाते हैं। फिर वो लोग बेन और लुइस के लिए एक गेस्ट रूम अरेंज करते हैं और कहते हैं एग्नेस हमारे बेटे का कमरा शेयर कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। पर वहाँ का बेड एग्नेस के लिए बहुत छोटा होता है, तो वो अपनी माँ से कहती है माँ मैं आपके पास ही सो जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। लुइस भी कह देती है अरे ठीक है अभी कुछ मत कहना, रात को देख लेंगे। दरअसल लुइस ये सोच रही थी कि हम अभी तो यहाँ पर आए हैं और अभी एक और बेड की डिमांड नहीं कर सकते ना, डिसेंसी भी तो कोई चीज होती है यार। तो उस दिन इनके लिए एक स्पेशल खाना बनता है जो न जाने बकरी का है या सुअर का, लेकिन जो भी है लुइस उसे खाना नहीं चाहती क्योंकि वो तो फिश के अलावा कोई नॉनवेज खाती नहीं। पर क्योंकि वो पैट्रिक के घर पर आए हैं तो पैट्रिक जिद करता है, तो बेन भी लुइस से कह देता है कि अरे एक बाइट ले लो ना, क्या जाएगा तुम्हारा। लुइस भी एक बाइट ले लेती है क्योंकि मेहमान होने के नाते उसे लगता है कि यार ये ज्यादा नखरे अच्छे नहीं है। अब कुछ देर के बाद बेन को बाहर कोई जानवर दिखता है तो वो बाहर जाता है। तब उसके पीछे एबल आ जाता है। वो बेन को अपना मुंह खोल के दिखाता है तो उसकी जीभ नहीं है। ओहो, इसी वजह से बोल नहीं सकता। इतने में पैट्रिक उसको बुला लेता है और वो भागकर अंदर चला जाता है। खाने के बाद वो थोड़ी गपशप कर रहे होते हैं, तभी एबल के जोर से रोने की आवाज आती है, पर उसके पेरेंट्स उस पर कोई ध्यान नहीं देते। अब वो इन्हें बताते हैं कि एबल बिना जीभ के पैदा हुआ था और इसीलिए वो कभी कभी रोने लग जाता है। फिर सभी सोने चले जाते हैं। एग्नेस पहले तो एबल के कमरे में लेट जाती है, लेकिन फिर लुइस उसे अपने कमरे में लेकर जाती है। अगले दिन वो एक बहुत बड़ी खुली जगह पर जाते हैं जहाँ बहुत दूर पर एक स्लाइडिंग बोर्ड होता है। एग्नेस उसमें स्लाइड करना चाहती है, लेकिन पैट्रिक का बेटा एबल नीचे बैठा होता है और वहां से हिलता ही नहीं। लुइस भी उससे कहती है अरे हटो ना यार, मुझे खेलना है। वो जरा भी नहीं हिलता, लगता है ढीठ है। अब लुइस जाकर पैट्रिक से कहती है आप जरा एबल से कहिए ना कि वो हट जाइए, एग्नेस बस एक बार स्लाइड कर ले फिर वो बैठ सकता है। इस पर पैट्रिक तुरंत जाकर एबल का शर्ट पकड़कर उसको वहां से खींच कर लेकर जाता है और एग्नेस से कहता है बेटी यू कैन एंजॉय, अब स्लाइड कर लो आराम से। अब ये देखकर बेन और लुइस को ना थोड़ा बुरा लगता है। वो कहते हैं यार इतना रूड होकर कौन ट्रीट करता है बच्चों को, महज एक स्लाइड की तो बात थी। पर पैट्रिक कहता है नहीं नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। अरे जब बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें सुधारने का काम पेरेंट्स का ही होता है। खैर ये सही बात बोली इसने। अब वो डिनर के लिए बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। बेन और लुइस एग्नेस को रेडी करके ले आते हैं, लेकिन एबल नाइट ड्रेस में होता है। क्यों? लुइस पूछती है ये रेडी क्यों नहीं हुआ? तो एबल की माँ कैरन कहती है आज का डिनर सिर्फ बड़ों के लिए है, बच्चे घर पर ही खाकर सो जाएंगे। मतलब देख रहे हैं दोस्तों आप, इनसे बिना पूछे ही कैरलिन ने डिसाइड कर लिया कि इनकी बेटी इनके साथ नहीं जाएगी। वो आगे कह देती है अरे हमारा बेबी सीटर इनकी अच्छी तरह देखभाल करेगा। अब लुइस को तो डर लगता है कि एग्नेस को इस तरह नई जगह छोड़कर जाना पता नहीं सेफ है कि नहीं। वो डरती है, लेकिन अगर वो चाहती तो यहाँ पर नो कह सकती थी, लेकिन वो फिर डिसेंसी के नाम पर मान जाती है। अक्सर यार हम लोग ना दूसरों को हर्ट ना करने के इरादे से ना उनकी कुछ बातें मान जाते हैं। लुइस भी सेम वही करती है यहाँ पर। तो रेडी हैं आप? अब मेरा आपसे सवाल यह है कि ऐसी सिचुएशन में आप यस कहते या नो, मतलब बच्चे को छोड़कर जाते या साफ मना कर देते? यह है क्वेश्चन नंबर 2। तो वीडियो को पॉज करके नंबर 2 पर लिखना अपना जवाब, सिर्फ यस और नो में लिखना। डन? ओके। तो ये लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। पैट्रिक सबके लिए एक ही तरह का नॉनवेज डिश ऑर्डर करता है। लुइस कहती है मैं तो सिर्फ फिश खाऊंगी प्लीज। पर वो कहता है कि अरे ये क्या बात हुई, फिश खाती हो तो चिकन मटन खाने में क्या प्रॉब्लम है। फिर इनका डिनर भी हो जाता है और पैट्रिक और कैरन खूब पीकर डांस करने लग जाते हैं, लेकिन हद से ज्यादा इंटीमेट भी होने लगते हैं। अब पब्लिक में उनका बिहेवियर बेन और लुइस को अच्छा नहीं लगता। फिर बिल पे करने की बारी आती है तो पैट्रिक चौंक जाता है क्योंकि बिल बहुत ही ज्यादा होता है। बिल भी डिसेंट होकर कहता है कि आप चाहें तो मैं भी बिल शेयर कर सकता हूँ। ओह थैंक यू सो मच। ये कहकर वो बेन को बिल पकड़ा कर चला जाता है। पूरा बिल बेचारा बेन को भरना पड़ता है। फिर वो घर के लिए निकलते हैं, लेकिन पैट्रिक ड्राइव करने की जिद पकड़ लेता है। हालांकि उसने बहुत पी भी रखी है। वही होता है ना कि गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा, वो गाड़ी को सीधा चला नहीं पाता, ऊपर से इतना तेज म्यूजिक बजाता है कि कान फट जाए। लुइस तो परेशान हो जाती है कि यार किस आदमी के साथ फंस गए। किसी तरह वो बड़ी मुश्किल से घर पहुंच जाते हैं। यहाँ एग्नेस को दिखाते हैं तो वो आराम से अपने बेड पर सोई होती है। फिर लुइस नहा रही होती है तो लगता है कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फिर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं है। कुछ देर के बाद लुइस एग्नेस को लेने जाती है तो वो अपने बेड में नहीं होती। अब घबरा जाती है लुइस कहाँ गई है। वो सीधे पैट्रिक के बेडरूम में जाकर देखती है। वहाँ पति पत्नी बेहाल हालत में मस्त सोए पड़े होते हैं और उनके बीच में एग्नेस सोई होती है। लुइस के तो गुस्सा का ठिकाना नहीं होता और वो तुरंत एग्नेस को उठाकर अपने कमरे में ले आ जाती है। वो बहन को फिलहाल तो कुछ नहीं बताती, सिर्फ ये कहती है कि देखो मुझसे कोई सवाल मत करो, हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो एकदम चुपचाप अपनी चीजें लेकर घर से निकलते हैं और अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। एबल चुपचाप ये सब कुछ देख रहा होता है। ये लोग बहुत दूर जा चुके होते हैं कि तभी एग्नेस कहती है पापा मैं अपना रैबिट वहीं भूल गई शायद। लुइस उसको समझाती है कि बेटा लगेज में होगा, घर जाकर निकाल लेंगे, तुम जिद क्यों कर रही हो। पर वो नहीं मानती। यार ये जिद ना मतलब सही नहीं लगती बच्चों की।
बैन भी गाड़ी रोककर कार में हर जगह चेक करता है पर वो मिलता ही नहीं। लुइस भी बैन से कहती है कि अरे इसके लिए दोबारा रबड़ ले लेंगे, अभी तुम चलो यहाँ से बस। यहाँ पर भी बैन अपनी बेटी को समझा सकता था कि बेटा घर जाकर दूसरा दिलवा दूंगा तुम्हें, लेकिन नहीं, कुछ ज्यादा नरम दिल है ये, क्या करे। वो किसी को भी किसी चीज के लिए बस मना नहीं कर सकता, या फिर मना करना जानता ही नहीं। एंड पता है हम में से कई लोग भी बैन की तरह होते हैं, ऐसा मेरा मानना नहीं, ऐसा सबका मानना है। तीसरा सवाल, बैन की जगह अगर आप होते तो क्या एग्नेस को यस कहकर महज एक रैबिट टॉय को लेने वापस पैट्रिक के घर जाते, या उसे नो कहकर तुरंत यहाँ से निकल जाते? कमेंट में नंबर 3 लिखकर उसके आगे यस या नो जरूर लिखना, जो भी आपकी चॉइस है वो। बैन अब गाड़ी यूटर्न लेकर वापस पैट्रिक के घर जाता है। बैन और लुइस अंदर जाते हैं तो पैट्रिक और कैरन जाग चुके थे। वो नाराज हो जाते हैं कि यार बिना बताए आप लोग क्यों चले गए, हमने आपकी इतनी खातिरदारी की फिर भी आपने ऐसा बिहेव किया हमारे साथ, ठीक नहीं किया आपने। 3 दिन रहने की बात हुई थी, 2 दिन तो हो चुके हैं, बस एक आज ही का दिन तो है, कल चले जाना आराम से। इसमें प्रॉब्लम क्या थी आपको? क्या हम दोनों ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी क्या जो आप यूं चले गए बिना बताए? इस पर बैन कहता है एक्चुअली कल रात आपने शराब पीकर गाड़ी चलाई, वो गलत बात थी। पब्लिक में आप दोनों का इतना इंटीमेट होना हमें बहुत अनकंफर्टेबल लगा। अब लुइस की बारी, वो कहती है आपने जबरदस्ती मेरे लिए नॉन वेज ऑर्डर कर दिया, जबकि मैं कह चुकी हूँ कि मैं नॉन वेज नहीं खाती, मैं नॉन वेज में सिर्फ फिश खाती हूँ। अब हमारी बेटी आप दोनों के बीच सोई हुई थी, जबकि आप दोनों ने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। आपकी तो कोई भी बात हमें ठीक नहीं लगी, इसलिए हमने जाने का फैसला कर लिया था। कैरन कहती है देखिए कल रात आपकी बेटी रो रही थी तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहा, क्योंकि आप दोनों बहुत बिजी थे, इसलिए मैंने उसे अपने पास सुला दिया। अब ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं है। दरअसल मुझे लगता है आप हमारी हर बात को शक की निगाह से देख रहे हैं, इसलिए आप सब कुछ गलत समझ रहे हैं। पैट्रिक भी कहता है कि मैंने लाउड म्यूजिक बजाकर वो सच में बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, इस सब का ध्यान रखूंगा और शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। ठीक है, अब तो मान गए आप लोग, अब एक और दिन और गुजार लीजिए हमारे साथ, कल सुबह निकल जाना। इसके बाद बैन और लुइस जरा गिल्टी फील करने लग जाते हैं कि शायद सच में हमने इन्हें गलत समझा, ये उतने गलत भी नहीं है। फिर वो एक दिन रुकने के लिए मान जाते हैं। लुइस गार्डन में कोई काम करने लग जाती है तो कैरन कैंची से पौधे काट रही होती है। वो कहती है बहुत काट काट कर इस कैंची की धार उतनी तेज नहीं रही जितनी पहले थी। दूसरी ओर बैन और पैट्रिक मार्केट से सब्जियां खरीद कर लेकर आ रहे होते हैं। इस बार पैट्रिक पहले बैन से परमिशन मांगता है, क्या मैं म्यूजिक बजा लूं भाई? फिर वो बहुत धीमी आवाज में बजाता है तो बैन कहता है अरे इतने कम वॉल्यूम में गाना कैसे सुनोगे, थोड़ा तेज तो करो। एक काम करो, तुम जितना चाहो उतना कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तब पैट्रिक वॉल्यूम जरा बढ़ा लेता है। फिर दोनों आराम से एक दूसरे की पसंद नापसंद वगैरह के बारे में बात करने लग जाते हैं। पैट्रिक पूछता है आपको क्या अच्छा नहीं लगता? बैन कहता है कि हर बार किसी और की बात मानना, उन्हें खुश करने के लिए हंसकर उनसे मिलना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों को मैं नो कहना तो चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पाता, और यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, और मुझे अपनी इस कमजोरी से सख्त नफरत भी है। हमेशा अच्छे आदमी का मुखौटा पहनकर जीने की जो मजबूरी है वो मुझे नापसंद है। ऐसा लगता है कि मैं नहीं कोई और हूँ। इस तरह अपने मन की बात साफ साफ बताकर उसकी आंखें नम हो जाती है। अब पैट्रिक उसको एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। फिर वो गला फाड़ कर चिल्लाता है और बैन को भी कहता है कि तुम भी जोर से चिल्लाओ और अपने मन की घुटन को बाहर निकालो। यहाँ चिल्लाओगे तो तुम्हारी आवाज को कोई सुन नहीं सकेगा। बैन जी भर के चिल्लाता है। फिर दोनों घर आ जाते हैं और सब मिलकर कुकिंग करने लग जाते हैं। कैरन एग्नेस को टेबल पर प्लेट, स्पून, फॉक वगैरह अरेंज करने को कहती है। लुइस भी कहती है कर दो बेटा, अच्छा लगता है काम करने में, काम करते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं, और तुम तो बहुत अच्छी से टेबल को अरेंज करना जानती भी हो। एग्नेस भी कर देती है दोस्तों, लेकिन पता नहीं कैरन उसको जरा डांट देती है कि ये फॉक इस तरफ नहीं, इस तरफ होना चाहिए था और स्पून दूसरी तरफ होना चाहिए था, समझी? एंड आगे सब्जी काटते हुए लुइस की उंगलियों पर चाकू लग जाता है और खून बहने लगता है। बैन पैट्रिक को बुलाता है कि देखो तो इसको क्या हो गया है। पैट्रिक पूछता है सॉरी मैं क्या देखूं? अरे तुम तो डॉक्टर हो ना, देखो ना कुछ। और तब पैट्रिक कहता है नहीं यार, मैं तो यूं ही अजनबियों से कह देता हूँ कि डॉक्टर हूँ, पहली मुलाकात में सच थोड़ी ना बताया जाता है। दरअसल मैं कोई काम नहीं करता हूँ, यहाँ जंगल में जो मिलता है उसी से हम अपना काम चला लेते हैं। अब खाने के बाद वो म्यूजिक प्ले करते हैं तो एग्नेस खूब डांस करती है। टेबल भी उसको देखकर डांस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ताल के साथ डांस नहीं कर पाता। पैट्रिक उसे कहता है कि ताल पे नाचो, वो नहीं कर पाता। इस पर पैट्रिक उसकी गर्दन पकड़कर इधर उधर मोड़ने लग जाता है कि ऐसे डांस करो, वैसे सर हिलाओ। अब ये देखकर एग्नेस घबराकर डांस करना ही बंद कर देती है कि ये क्या आदमी है। फिर पैट्रिक चिल्लाता है तो वो डरकर फिर से डांस करने लग जाते हैं, पर इस बार भी एबल ताल के साथ नहीं नाच पाता। पैट्रिक गुस्से में बोतल फेंक देता है। अब हद पार हो गई थी, बैन से और बर्दाश्त नहीं होता। वो हमेशा शांत रहता है, लेकिन अब वो म्यूजिक सिस्टम को ऑफ कर देता है और पैट्रिक से कहता है एक बात बताओ, ये बच्चों के साथ तुम इतना अब्यूसिव बिहेव क्यों कर रहे हो?
ये गलत बात है। सिर्फ इतना कहने से वो इतना टेंशन हो जाता है कि उसके पसीने छूटने लग जाते हैं और शरीर कांपने लगता है। किसी पर इस तरह चिल्लाना एक नॉर्मल इंसान के लिए आसान नहीं होता, जाहिर सी बात है ना। लुइस भी परेशान हो जाती है कि ये लोग इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं। कैरन कहती है ये कोई नई बात थोड़ी है, हमारे यहाँ तो बच्चों को ऐसे ही डांट फटकार कर और मार कर पाला जाता है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन लुइस बर्दाश्त नहीं कर पाती कि कोई बच्चों के साथ इतना रूड कैसे हो सकता है। वो बाहर जाकर रोने लग जाती है। रात को एबल की रोने की आवाज आती है और पैट्रिक की आहट भी सुनाई पड़ती है। फिर चांटा मारने की आवाज आती है। बैन भी सब कुछ सुन रहा होता है। फिर से रोने की आवाज आती है और फिर पैट्रिक की आहट। लगता है वो जाकर कुछ करता है जिसके बाद रोने की आवाज रुक जाती है। बैन को सिर्फ ये आवाजें सुनाई देती हैं। उसे कुछ देखना नहीं था। वैसे भी कुछ देर के बाद बैन चुपचाप बाहर जाता है तो टीवी चल रहा होता है। वो उसे ऑफ करके आगे जाता है तो नल खुला होता है जिसे वो बंद कर देता है। पैट्रिक भी ये सब कुछ देख रहा होता है लेकिन कुछ करता नहीं, वहां से चला जाता है। फिर बैन एक कमरे के पास पहुंचता है जो कि हमेशा बंद रहता है। दरअसल वो एक कवर्ड टेरेस होता है। वहां पर 100 से ज्यादा फोटोज लगे होते हैं। हर फोटो में पैट्रिक और कैरन एक नए बच्चे के साथ होते हैं। दरअसल पहले वाले फोटो में पैट्रिक और कैरन अपने बच्चे के साथ होते हैं और उनके पास एक कपल अपने बच्चे के साथ खड़े होते हैं। अगली फोटो में पैट्रिक और कैरन का बच्चा नहीं होता बल्कि पहले वाले कपल का बेटा या बेटी इनके साथ होती है, जैसे कि वही इनकी औलाद हो। इस तरह अगले फोटो में एक नया कपल अपने बच्चे के साथ इनके पास होता है और उसके अगले फोटो में उनका बच्चा इनके पास। इस तरह के 100 फोटोज होते हैं। सोचिए ये देखने के बाद बैन की क्या हालत हुई होगी। और उसे लगता है कि पैट्रिक ने उसे एबल के बारे में जो बताया था कि वो बिना जीभ का पैदा हुआ था, वो झूठ है। इन फोटोज को देखकर बैन समझ जाता है कि एबल पैट्रिक और कैरन का बेटा नहीं है। बैन बहुत ज्यादा डर जाता है कि इनका मकसद क्या हो सकता है। वो बाहर आकर देखता है तो स्विमिंग पूल में एबल मरा पड़ा होता है। मतलब पैट्रिक ने एबल का कत्ल कर दिया और ये लोग एग्नेस को टारगेट करने वाले हैं, यानी उसे अपनी बेटी बनाने वाले हैं और शायद उसकी भी जीभ काट देंगे। बैन के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो लुइस और एग्नेस को जगाकर बिना किसी आवाज के वहां से निकल जाता है। उसने लुइस को वो सब नहीं बताया जो उसने उन फोटोज में देखा था और ये भी नहीं कहा था कि पैट्रिक ने एबल का कत्ल कर दिया। गाड़ी बहुत तेज चल रही होती है। पेट्रोल खत्म होता है लेकिन आसपास कोई पेट्रोल पंप नजर नहीं आता। पर बैन गाड़ी नहीं रोकता। कुछ दूर जाकर पेट्रोल ना होने की वजह से गाड़ी अपने आप रुक जाती है। बैन को अब डर लगता है कि कहीं पैट्रिक फॉलो तो नहीं कर रहा हमें। सामने कुछ दूर पर एक घर होता है। बैन कहता है कि मैं उस घर में जाकर किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ, तुम दोनों कार से बाहर मत निकलना, कुछ भी हो जाए। कहकर वो उस घर की ओर जाता है। उस घर के चारों तरफ पानी होता है और उसके आगे एक फेंस भी लगाया होता है। बैन उसे पार करके जाता है और कॉलिंग बेल बजाता है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता और कोई रास्ता न पाकर बैन कार के पास लौट आता है लेकिन कार में लुइस और एग्नेस नहीं होती। कुछ दूर पर पैट्रिक खड़ा दिखता है। वो आकर कहता है कि चुपचाप मेरी गाड़ी में चढ़ जाओ, तुम्हारी बीवी और बेटी मेरी गाड़ी में है। होशियारी दिखाई तो दोनों जिंदा नहीं बचेंगी। बैन बहुत ज्यादा डर जाता है और चुपचाप जाकर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। पीछे की सीट पर लुइस, कैरन और बीच में एग्नेस बैठी होती है। दरअसल बैन ने इनकी असलियत लुइस को नहीं बताई थी, इसलिए लुइस ने मदद के लिए पैट्रिक को ही कॉल कर दिया और इसी वजह से वो यहाँ पर आ गए थे। बैन पूछता है आपका बेटा एबल कहाँ है? वो कहते हैं कि वो घर में सो रहा है। पैट्रिक कार ड्राइव करने लग जाता है और कुछ दूर जाकर कार की हेडलाइट्स को ब्लिंक करवाता है और गाड़ी रोक देता है। वहां पर वो बेबी सिटर आता है जिसने एक रात एग्नेस और एबल की देखभाल की थी। लगता है वो भी पैट्रिक का ही आदमी है। वो आकर बैन के पेट में जोर से पंच मारता है। तब जाकर लुइस रियलाइज करती है कि यहाँ तो बहुत बड़ा कांड हो रहा है। वो डर के मारे एग्नेस को अपनी गोद में बैठाकर उसे कस के पकड़ लेती है। वो बैन को इतना पीटते हैं कि बेचारा हिल भी नहीं पाता। लुइस दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो बाहर से लॉक होता है और लगता है बाहर से उसे खोला जा सकता है। इतने में बेबी सिटर आकर दरवाजा खोलता है और लुइस की गर्दन को कस के पकड़कर दबाने लग जाता है। वो सांस नहीं ले पाती। इसी बीच कैरन एग्नेस को पकड़कर अपने पास खींच लेती है और जबरदस्ती उसका मुंह खोलकर रखती है। अब ड्राइवर सीट पर बैठा पैट्रिक वही कैंची निकालता है जिसे उस दिन कैरन कह रही थी कि बहुत काटने की वजह से उसकी धार तेज नहीं रही। पैट्रिक उस कैंची से एग्नेस की जीभ काट देता है। लुइस चीखने चिल्लाने लग जाती है लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। एग्नेस को छोटी सी खरोंच भी लग जाती थी तो लुइस सह नहीं पाती थी, लेकिन ऐसे में तो वो बेचारी पागलों की तरह चीखने लग जाती है। बैन एकदम जिंदा लाश की तरह पड़ा होता है। महज एक रैबिट के लिए वो कितनी जगह घूमा, यहाँ तक कि पैट्रिक के घर वापस जाने को तैयार हो गया सिर्फ इसीलिए कि उसकी बेटी को वो रैबिट टॉय चाहिए था। अपनी उस मासूम बच्ची की ये हालत होते हुए देखकर वो बेबस होकर रो पड़ता है, कुछ कर नहीं पाता। अब बेबी सिटर जबरदस्ती एग्नेस को उठाकर लेकर जाता है और बैन और लुइस गाड़ी में होते हैं। पैट्रिक और कैरन उन्हें एक जगह पर लेकर जाते हैं और ये वही जगह है जहाँ पर एक दिन पैट्रिक ने बैन से कहा था तुम्हारा जितना मन करे जी भर के चिल्लाओ, अपने मन की सारी परेशानी सारा दुख दर्द यहाँ निकाल लो।
ठीक उसी जगह पर वो गाड़ी रोकता है। असल में पैट्रिक या कैरन के पास गन या कोई वेपन नहीं था सिवाय उस पुरानी कैंची के। बेन और लुइस चाहते तो वो कुछ कर सकते थे उनका, और अपनी बेटी को इनसे बचाने की कोशिश तो वो कर ही सकते थे, पर वो इतने डरे हुए थे कि इस खतरनाक कपल के साथ उन्होंने लड़ने तक कोशिश नहीं की। ये है नॉर्मल इंसान की साइकोलॉजी दोस्तों, जो शायद ये साइको कपल जानते थे। अब वो इन दोनों को अपने कपड़े उतारने को कहते हैं और एक गड्ढे में उन्हें खड़ा होने के लिए कह देते हैं। दोनों कांपते हुए वही करते हैं। बेन दर्द से तड़पते हुए पैट्रिक से पूछता है, तुम हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? तब पैट्रिक कहता है, वो इसीलिए क्योंकि तुम मुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने दे रहे हो। फिर वो ऊपर से इन पर पत्थर मारना शुरू करते हैं और पत्थर मार मार कर बेन और लुइस दोनों को बेरहमी से खत्म कर देते हैं। शुक्र है यहाँ पर सीन कट होता है और अगले समर हॉलीडेज में उसी होटल को दिखाते हैं जहाँ पर कई फैमिलीज आई होती हैं और सभी मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। और उसी होटल की ओर पैट्रिक और कैरन अपनी कार में जा रहे होते हैं। उनके साथ होती है एग्नेस, जिसके हाथ में है उसका रैबिट, लेकिन चेहरे पर नाम के वास्ते कोई खुशी नहीं क्योंकि उसकी जीभ काट दी गई है। न जाने इसे ये कपल किस तरह के टॉर्चर करते होंगे। बेचारी जिंदा तो है लेकिन उसके चेहरे पे ये दर्द और खालीपन साफ दिखता है। सोचती होगी मैं जिंदा क्यों। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म तो होती है, लेकिन ये आपके अंदर, आपके बारे में और आपके पास के सिचुएशंस के बारे में कई सवाल उठा देने वाली एक खास मूवी है। कुछ लोगों को इसके ट्विस्ट और वायलेंस अच्छे नहीं लगे होंगे। कुछ लोग कह रहे होंगे कि क्या मूवी दिखा दी भाई तुमने, और कुछ सोच रहे होंगे कि हमने इस मूवी को देखा ही क्यों। पर अगर आप इस मूवी में छुपी हुई ह्यूमन नेचर की बारीकियां समझ पाएं तो कमेंट में ना दोस्तों जरूर कर देना कमेंट। वैसे इस कहानी में चल क्या रहा था? ये कपल इतने घिनौने कत्ल क्यों कर रहे थे? दरअसल पैट्रिक और कैरन साइको सीरियल किलर्स हैं जो इस होटल में आने वाले कमजोर कपल्स को चुनते हैं जिनकी एक ही औलाद है। कमजोर यानी कि वो लोग जो दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने के चक्कर में कभी किसी बात के लिए मना नहीं कर पाते, इनकार नहीं कर पाते। उसी तरह के कपल से ये लोग दोस्ती बढ़ाते हैं और इनके टारगेट को इन पर विश्वास हो, इसीलिए वे किसी और के बच्चे को अपना बताकर अपने साथ रखते हैं और उसके असली पेरेंट्स को मार डालते हैं। फिर वो एक नया कपल को टारगेट करते हैं। वो बच्चे की जीभ काट देते हैं ताकि वो नए कपल को इनके बारे में कुछ बता ना पाए। फिर उस कपल को जब इन पर विश्वास हो जाता है तो वो उन्हें नेदरलैंड्स इनवाइट करते हैं और जंगल के बीच में अपने घर में रहने की जगह देते हैं। असल में शुरू से आपने देखा होगा कि हर पड़ाव पर ये कपल बेन के परिवार को जज कर रहे थे, उनसे कुछ न कुछ मांगते थे। जैसे पहले पैट्रिक ने बेन से बेंच मांगा। कुछ लोग तो सीधे सीधे मना कर देते जिससे बात वहीं पर खत्म हो जाती, पर बेन जैसे लोग जिन्हें दूसरों के साथ सभ्य होने की आदत होती है वो दे देते हैं क्या बेंच को, और क्या। और उसका यही नेचर देखकर पैट्रिक ने पता लगा लिया कि ये हमारा अगला टारगेट है क्योंकि इसे हम अपने घर आने के लिए आसानी से कन्विंस कर पाएंगे। ऐसे टारगेट्स को चूज करने के पीछे एक और भी कारण था कि ऐसे लोग वायलेंट नहीं होते और अपनी और अपनों की जान को खतरे में पाकर वो अपने दुश्मन पर हमला करने की सोचते नहीं, ना ही उनके साथ स्ट्रगल या खून खराबा करते हैं। ऐसे में ये लोग बड़ी आसानी से कत्ल करने का अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। ये तो रही कातिलों की बात, पर बेन और लुइस के पास ऐसे कई मौके थे जहाँ पर वो सीधे सीधे पैट्रिक को नो कह सकते थे और तब शायद ये लोग उनसे बच भी सकते थे। 3 सिचुएशंस में मैंने आपसे जो सवाल किए थे, अगर उन तीनों सवालों के लिए आपका जवाब नो था तो आपकी ऐसी सिचुएशन में फंसने की नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि ऐसे कातिल आपको टारगेट कभी नहीं बना पाएंगे। अगर 2 सवालों का यस और सिर्फ 1 सवाल का जवाब आपने नो दिया तो आप पैट्रिक के टारगेट जरूर बनते, लेकिन उससे बच निकलने के लिए आपके चांसेस भी बढ़ जाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पहले 2 सवालों का यस देकर आखिरी सवाल का नो दिया तब भी आपके बचने के चांसेस हैं क्योंकि देर आए दुरुस्त आए वाली बात होती है ना। पर अगर आपने तीनों सवालों का जवाब यस दिया है तो समझ जाइए दोस्तों, कुछ ज्यादा ही दूध के धुले हुए आप लोग। ऐसी सिचुएशन में ऐसे लोग आपको अपना पहला टारगेट चुनेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, हर सिचुएशन में किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। जब किसी चीज के लिए नो कहने का मन करे तो सीधे नो कह दीजिए। किसी को बुरा लग जाए भाड़ में जाए, क्योंकि अगर आपने यस कह दिया तो आप ये भी ध्यान में रखना कि आप ऐसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। एंड कभी कभी तो नो बोलना बहुत जरूरी हो जाता है, खासकर जब इस मूवी की तरह बच्चों की सेफ्टी की बात हो तो पेरेंट्स को नो कहने के लिए जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसी सिचुएशंस में हंसमुख होकर मुसीबत में पड़ने से तो अच्छा है कि इंसान खड़ूस बना रहे। ये मेरा मैसेज नहीं है दोस्तों, इस मूवी का मैसेज है। इसलिए सोच समझकर हर सिचुएशन में यस कहने की आदत निकाल दीजिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। एंड फाइनली हमेशा यस मत बोलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।